हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबहान विला के बड़े से लॉन में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। पूरा लॉन सजा हुआ था क्योंकि आज मेहंदी की तकरीब थी और इसी तकरीब के दौरान निकाह होना था। पूरे लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल जो कि असली थे उनसे लॉन महक रहा था और उसे बहुत तरतीब से इंतहाई खूबसूरती के साथ पूरे लॉन में सजावट के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया था। सब लोग रात को होने वाली मेहंदी की तकरीब के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो अपने कमरे में बैठी अपना बैग तैयार कर रही थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास था और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वो ये शादी हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ये समझकर इस बात को आम जाना कि बच्ची है, नादान है, समझ जाएगी और शादी होगी तो बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके दिल में जुनैद रच बस गया था और इसने सोच लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी तो सिर्फ जुनैद के साथ गुजारेगी। जुनैद ने इसे ख्वाब भी इतने सुहाने दिखाए थे कि वो चाहकर भी उसके असर से निकल नहीं पा रही थी और उसे अपने सगे माँ बाप भी इस वक्त बुरे लग रहे थे, जिन्होंने अपने भाई के बेटे से इसकी शादी करना चाह रहे थे। यानी घर की तकरीब घर में हो रही थी और वो ब्याह कर भी दोबारा से इस घर में आनी थी, यानी सुबहान विला में। लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी और उसने शादी पर एहतजाज भी किया था, लेकिन किसी ने इसकी बात को अहमियत नहीं दी थी। अब इसने फैसला कर लिया था कि इसे क्या करना है। सब लोग मेहंदी के लिए तैयार होने के लिए पार्लर गए हुए थे और वो घर पर बुआ के साथ अकेली थी। बुआ किचन में काम कर रही थी और वो अपने कमरे में मौजूद थी। यहाँ तक कि बुआ ने जब काम ख़त्म किया था तो तमाम लोग तैयार होकर वापस आ गए थे और मरियम और किंजा की जिम्मेदारी थी कि वो इसे तैयार करे। जैसे ही वो इसके कमरे में गई थी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ वो मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने आकर सूफिया की अम्मी को बताया था कि सूफिया तो अपने कमरे में ही मौजूद नहीं, हम किसे तैयार करें। ये सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने मरियम और किंजा को हिदायत की कि वो ऊपर के तमाम कमरे छान मारें, कहीं वो वहाँ मौजूद ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि तमाम कमरे देख लिए गए और वो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। अब घर में सब जमा हो गए थे और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पेश आ गई थी। यहाँ तक कि मेहमान आना भी शुरू हो गए, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। अब सबको यकीन हो गया था, ख़ास तौर पर उसकी वालदा को, कि वो सच कहती थी। इन्होंने ही उसकी बात को संजीदा नहीं लिया था, बल्कि बच्ची समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन आज उसका नतीजा सबके सामने था। हर कोई उन पर उंगली उठा रहा था और उसे बुला भला कह रहा था और उसकी वालदा बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि मुझसे तरबियत में कहाँ गलती हो गई जो उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया। तमाम घर वाले बहुत परेशान थे और उनकी इज़्ज़त दाव पर लगी हुई थी। यहाँ तक कि ज़ुबैर साहब ने तो ये तक कह दिया था कि वो जहाँ कहीं भी मिले उसे लेकर फ़ौरन इनके पास आ जाया जाए और फिर उसे ज़िंदगी भर का सबक सिखाएंगे। ये सुनकर तमाम घर वालों को सांप सूंघ गया था और सब उसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे कि उसने अपनी किस्मत में खुद अपने हाथों से कांटे लिख दिए थे। ना जाने वो कहाँ की खाक छान रही होगी, क्योंकि घर की शादी थी और वो ब्याह कर भी इसी घर में आनी थी। यानी उसकी शादी उसके चचा के बेटे से होनी थी और वो सब लोग एक जॉइंट फैमिली के तौर पर रहते थे। तो ये बात सबको पता चल गई थी। अब सोचा ये जा रहा था कि उसकी जगह किसका जोड़ हमज़ा के साथ बनाया जाए कि ये शादी कामयाब हो सके। और इस बात के लिए बड़े कमरे में तमाम बड़ों की मीटिंग चल रही थी। अब ना जाने किसके पास दुल्हन का खिताब आना था, लेकिन वो जो घर छोड़कर चली गई थी वो हमेशा के लिए रुस्वा और बर्बाद हो गई थी और सब लोग उसे कोस रहे थे। इसने डरते डरते सुनसान गली को पार किया था
اس نے اپنے چہرے پر مکمل طور پر نقاب لگایا ہوا تھا تاکہ وہ پہچان ہی نہ جا سکے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس میں ہی اس کا سامان تھا۔ اس نے اپنے گھر سے صرف چند جوڑے اٹھائے تھے اور کچھ کیش اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں اٹھایا تھا۔ گلی پار کرنے کے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور فون کیا تھا۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے تمہاری آفر پر بہت غور کیا اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اور میں گھر کے پاس موجود بڑے سے درخت کے پاس تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اس نے جنید سے کہا تھا۔ دوسری طرف جب جنید نے یہ سنا تو اسے اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ میں ابھی آتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ تم سب کچھ بھول جاؤ اور میں تمہیں زندگی میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہیں کبھی بھی ان کی یاد نہیں آئے گی۔ جنید نے اسے تسلی دیتے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کی تھی۔ جلدی آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ صوفیہ نے آخرکار اپنا خوف اسے بتا ہی دیا تھا کہ وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو جانے من، میں تمہارے پاس آ ہی رہا ہوں۔ ہاں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی شروع میں تنگی ہوگی تو تم نے کیش اٹھا لیا ہے نا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے وہ سوال کیا تھا جو اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ ہاں بالکل، جو تم نے کہا تھا وہ سب میں نے اٹھا لیا۔ صوفیہ نے اسے یقین دلایا تھا اور ایک بار پھر سے کہا تھا کہ وہ جلدی اس کے پاس آ جائے، ورنہ اگر اس کے گھر والے اسے دیکھ لیں گے تو اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ جنید نے جلد آنے کی یقین دہانی کرانے کے بعد فون بند کر دیا اور اس نے فون اپنے پرس میں ڈال دیا تھا اور شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ کہیں اگر اس کے گھر والوں نے اسے یہاں کھڑا ہوا دیکھ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک تو رسوائی اس کے حصے میں آئے گی اور پھر جنید سے بھی وہ جدا ہو جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے جنید کو کہا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کے پاس لوٹ آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے جنید بائک پر آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر بائک اس کے پاس روکی تھی اور وہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی اور وہ بائک بھگا کر وہاں سے لے گیا۔ سنو صوفیہ، ہم اپنے دوست کے فلیٹ میں جا رہے ہیں۔ پہلے ہم کچھ دن وہاں رہیں گے، پھر میں گھر کا انتظام کروں گا۔ ہمارا نکاح ہوگا اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر والوں کے پاس لے جاؤں گا۔ جنید نے تیزی سے بائک دوڑاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ صوفیہ نے جواباً سر ہلایا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ سہما ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح گھر سے باہر نکلی تھی اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے دل میں مختلف وسوسے جنم لے رہے تھے، لیکن وہ انہیں بار بار جھٹک رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جنید اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، یہاں تک کہ اتنے پیار کرنے والے رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب بار بار اس کے دل میں یہ خوف سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں اگر اسے جنید نے بھی دھوکہ دے دیا تو، لیکن وہ خود ہی بار بار اپنے اس خوف کو تھپکی دے کر سلا رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنید اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب جنید نے اسے یہ بات کہی تھی تو اس کے دل کو سکون پہنچا تھا اور وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ سبحان ولا ایک بھرا پورا گھر تھا جس میں کئی خاندان ایک ساتھ رہتے تھے۔ سبحان ولا دراصل اس گھر کی اصل مالک اسد سبحانی کا تھا۔ اسد سبحانی کی 4 اولادیں تھیں، جن میں 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ ان کے بیٹوں میں سہیل سبحانی، امجد سبحانی اور توقیر سبحانی شامل تھے۔ وہ سب شادی شدہ تھے اور ان سب کی اولادیں بھی تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے سہیل سبحانی کے 3 بیٹے تھے، حمزہ، عمیر اور ارشد، جبکہ امجد سبحانی کی 1 ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا صوفیہ، اور سب سے چھوٹے بیٹے توقیر سبحانی کی 2 بیٹیاں اور 1 ہی بیٹا تھا، مریم، کنزہ اور زبیر۔
इन तीनों भाइयों की एक ही बहन थी, यानी इन तमाम बच्चों की एक पुप्पो भी थी जो इन्हीं के साथ रहती थी और बेवा थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था अहमद सुबहानी। ये लोग आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, यहाँ तक कि इन्होंने आपस में रिश्ते जोड़ने का फैसला कर लिया था ताकि इनके प्यार मोहब्बत में कोई कमी ना आ सके और उनके रिश्ते मजबूत से मजबूत तर होते जाएं। इस घर के मकीनों को मोहब्बत से परवान चढ़ाने में उन सबकी बीवियों का हाथ था। अगर वो लोग मोहब्बत से ना रहती तो आज ये घर बिखर जाता, लेकिन उन्होंने मोहब्बत, बर्दाश्त, अदब और एहतराम से इस घर का शिराजा बिखरने से बचा लिया था और सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। यहाँ तक कि अमजद सुबहानी की बेटी के जब बाहर से रिश्ते आना शुरू हो गए तो उसी वक्त सुहेल सुबहानी ने अपने बेटे हमज़ा का रिश्ता सूफिया के लिए पेश कर दिया और यूं उन दोनों की शादी तय हो गई थी। उन दोनों की शादी ख़ानदान की पहली शादी थी। इस घर के तमाम अफराद खुले जहन के मालिक थे और अपनी बच्चियों को भी पढ़ाई करने से नहीं रोका था, बल्कि इस ख़ानदान में लड़का और लड़की दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। इस घर की तमाम लड़कियां यूनिवर्सिटियां जाती थीं और आला तालीम हासिल कर रही थीं। वहीं इस घर के सबसे पहली पोती सूफिया अमजद सुबहानी की मुलाकात जुनेद आलम से हुई थी, जो ख़ुद को बहुत अमीर जाहिर करता था और उसने 2-3 मुलाकातों के बाद ही सूफिया से इजहार मोहब्बत कर दिया था। सूफिया नरम दिल की मालिक थी और दूसरों की बातों पर जल्द यकीन कर लेती थी। इसी वजह से उसने उसकी बात पर भी यकीन कर लिया कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और यूं इनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी और बात बहुत आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि जब सूफिया को पता चला कि उसकी शादी हमज़ा के साथ की जा रही है तो उसने घर में तूफ़ान खड़ा कर दिया, लेकिन इस तूफ़ान की खबर उसके माँ बाप ने किसी को नहीं होने दी थी और इसे बहुत समझाया था। वो वक्ती तौर पर तो खामोश हो गई थी और उसके वालिदैन समझे थे कि तूफ़ान थम गया है, लेकिन ये तूफ़ान से पहले की खामोशी थी और उन्हें मालूम नहीं हो सका था कि उनकी लाडली बेटी क्या सोचे हुए है। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तब हुआ था जब वो ये घर छोड़कर जुनेद आलम के पास चली गई थी। ये घर की पहली शादी थी, लेकिन मातम में बदल गई थी। यहाँ तक कि अमजद सुबहानी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो कोई सूफिया को मेरे सामने लेकर आएगा, मैं ना सिर्फ उसे इनाम से नवाजूंगा बल्कि सूफिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर उसको याद रखेगी। इस घर के मकीनों के दरो दीवार हिल गए थे जब उन्हें पता चला कि उनकी सबसे लाडली बेटी इस घर की इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई थी। और उसी वक्त ये तय पाया था कि हमज़ा की शादी मरियम से कर दी जाएगी। हालांकि हमज़ा सूफिया को पसंद करता था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ था तो उसने खुद ही मरियम के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और यूं एक बेजोड़ रिश्ता तय पा गया। क्योंकि मरियम हमज़ा से पूरे 10 साल छोटी थी, लेकिन उसने घर वालों के सामने सर झुका दिया था और यूं ख़ानदान के सामने इन सब की इज्जत रह गई थी। लेकिन सूफिया के साथ क्या होना था ये वक्त ही जानता था, क्योंकि उसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया था और जो वालिदैन को नाराज़ करता है तो क्या वो कभी सुखी रह सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वो लोग बाइक पर ही घंटों का सफ़र तय करने के बाद एक वीरान बिल्डिंग के सामने रुक गए थे। सूफिया ने सवालिया नज़रों से जुनेद की तरफ देखा था। हम कहाँ आए हैं जुनेद? उसके लहजे में खौफ नुमाया था। वो बाइक से उतरा, बाइक एक जगह खड़ी की और इसे कंधों से थामकर इसका रुख अपनी जानिब किया था और इसे कहा था, फ़िलहाल हमने घर वालों से बगावत की है तो हमें यहाँ ही रहना होगा। तो मेरा यकीन करो और मेरा साथ दो, यकीनन हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। और उसके इस कदर मोहब्बत भरे लहजे पर सूफिया ने यकीन कर लिया था और मुस्कुरा दी थी। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर वीरान सी बिल्डिंग के अंदर आ गया था, जहाँ दूसरी मंजिल पर पहुँचने के बाद उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर आए थे। वो घर साफ़ सुथरा सा फ्लैट था जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था और उसमें एक छोटा सा किचन भी शामिल था। जुनेद ने सूफिया को सोफ़े पर बिठाया था
اور خود ہاتھ دھونے چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے واپس آ کر صوفیہ سے کہا کہ اگر وہ آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتی ہے، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ ویسے بھی شام ہو گئی تھی اور اب رات ڈھلنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنید جاتا صوفیہ نے اسے پکارا۔ جنید نے مڑ کر صوفیہ کو دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ صوفیہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی، کیونکہ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ باہر جانے کے بجائے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے کہا تھا ہم پہنچ کر فوراً ہی نکاح کریں گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بغیر کسی رشتے کی اس طرح نہیں رہنا چاہتی۔ پلیز تم جلد از جلد نکاح کا انتظام کر دو۔ بالآخر جو خوف اسے کھائے جا رہا تھا اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ جنید عالم نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اسے تسلی دی تھی اور یقین دلایا تھا۔ صوفیہ میری جان، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے جو میں نبھاؤں گا۔ ابھی فی الحال میں کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد نکاح کا انتظام بھی کروں گا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، میں کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اس قدر شیریں لہجے میں اسے کہا تھا کہ صوفیہ ایک بار پھر سے مطمئن ہو گئی، اور یوں جنید باہر چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ صوفیہ بیڈ روم میں چلی گئی تھی، وہاں سونے کی غرض سے لیٹی تھی۔ اس نے بے اختیار گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی، یعنی کہ اب تک تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوگا اور گھر والوں نے کوئی نہ کوئی انتظام بھی کر لیا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اس کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ صوفیہ ان کی عزت خاک میں ملا کر چلی گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، یہ تمہارے والدین نے تمہارا خیال نہیں کیا تھا، تم ان کے بارے میں سوچ کر خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ یہ خیال آتے ہی اس نے گھر والوں کی تمام سوچوں پر پردہ ڈال دیا اور اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ صوفیہ چونک گئی تھی اور اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا کہ کون ہے۔ جب جنید آگے بڑھا، اس کی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو دیکھ کر فوراً سے اسے پانی کا گلاس دیا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی، تو جب دروازہ کھلا تھا تو وہ ڈر گئی تھی اور روحان سی ہو گئی تھی، لیکن جب دیکھا تھا کہ دروازے پر جنید عالم تھا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ جنید نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے تسلی دی۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے دوران باتوں ہی باتوں میں جنید نے اس سے پوچھا تھا کہ کیش اور وہ تمام کاغذات تم لے کر آئی ہو تو میرے حوالے کر دو، کیونکہ نکاح خواہاں کو اس کی ضرورت پڑے گی، نکاح نامہ بھی بھرنا پڑے گا، شناختی کارڈ وغیرہ سب کی ضرورت پڑے گی۔ وہ بظاہر آرام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن وہ پوری توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں میرے پاس موجود ہے، بلکہ ایک کام کرو، تم یہ بیگ ہی لے جاؤ۔ اس نے ایک بڑے بیگ سے چھوٹا بیگ نکالا تھا جس میں تمام ضروری کاغذات اور کیش موجود تھا جو وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ لائی تھی۔ جنید نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چندی آ گئی تھیں اور وہ ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی، اور جلد ہی اس نے اپنی اس مسکراہٹ پر قابو پا لیا تھا اور اس جگہ نرم مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ کھانا ختم ہو گیا اور اب اس نے صوفیہ کو یہ کہا تھا کہ وہ گواہ اور نکاح خواہاں کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ رات دیر بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے تم سو جانا۔ صوفیہ بھی بہت تھکن محسوس کر رہی تھی، تو اس نے جنید کی بات مان لی اور بیڈ روم میں سونے کے لیے آ گئی۔ اس نے جنید کی ہدایت پر بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اس وقت تک وہ جاگتی رہی تھی جبکہ باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی تھی۔ بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے اسے بہت نیند آنے لگ گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ رات کے اس وقت اسے کہاں سے گواہ
اور نکاح خواہ ملیں گے، لیکن پھر نہ جانے کیوں اس کا ذہن غنودگی میں جانے لگا تھا، اس لیے اس نے زیادہ نہیں سوچا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی تھی۔ کسی شور سے اس کی آنکھ کھلی اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو اس کا سر ایک دم سے جیسے چکرایا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کھڑی ہوئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سبحان ویلا میں حمزہ اور مریم کی شادی تو طے ہو گئی تھی، لیکن یہ شادی بھی گھر کی خوشیوں کو مکمل نہ کر سکی، کیونکہ شادی کے دوران ہی امجد سبحانی سخت بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا صدمہ لے لیا تھا۔ ان کی بیگم صاحبہ بیگم نصرت انہیں دلاسا دے دے کر تھک گئی تھی اور اب ان کا زیادہ تر وقت جائے نماز پر ہی گزرتا تھا۔ حمزہ اور مریم نے تو اپنے رشتے میں سمجھوتا کر لیا تھا اور ایک دوسرے کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن امجد سبحانی ایسے جھکے تھے کہ پھر سر اٹھا کر اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکے۔ وہ جب بھی انہیں دیکھتے تھے تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے، حالانکہ سہیل سبحانی نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہ ان سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی خوشیوں کو ہی کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میری دعا تو یہی ہے کہ صوفیہ جہاں رہے خوش رہے اور اسے مخلص بندہ ملے۔ یہ سہیل سبحانی کی محبت ہی تھی کہ صوفیہ کے اتنے زیادہ برے قدم کے باوجود بھی انہوں نے اسے بد دعا نہیں دی تھی، بلکہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ دوسری طرف نصرت بیگم کے لبوں پر ہر وقت یہی دعا رہتی تھی کہ ان کی ننھی پری جو بہت بڑی ہو گئی تھی، اسے ماں باپ کی خوشیوں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی اور اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جہاں رہے خوش رہے اور ہر مصیبت اس سے دور ہو جائے اور اس کو ایک آنچ بھی نہ آنے پائے۔ لیکن کون جانے کس کی دعا میں قبولیت کا اثر ہے اور کس کی دعا میں نہیں۔ صوفیہ کا نصیب کوئی نہیں جان سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مستقبل جان سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہو بیٹھی کیونکہ اس کے سامنے جنید بغیر شرٹ کے کھڑا ہوا تھا اور اس کی جانب دیکھ کر مکروہ انداز میں ہنس رہا تھا اور اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حالانکہ اس نے تو صوفیہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ نکاح خواہ کا انتظام کرنے جا رہا ہے، لیکن وہاں نہ تو کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کوئی نکاح خواہ، بلکہ اس کے اندر واضح طور پر شیطان اپنے نفس کے ساتھ ناچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صوفیہ نے اس کے آگے بڑھنے پر بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اسے کہا تھا کہ جنید، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، تم ایسا مت کرو، ہماری محبت کو داغدار مت کرو، اسے پاکیزہ ہی رہنے دو، خدا کے لیے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس کی بات سن کر جنید ہنس پڑا تھا۔ میں نے یونیورسٹی کے پہلے دن سے ہی اتنے پاپڑ اس لیے نہیں بیلے تھے کہ تمہاری اس واز و نصیحت میں آ سکوں، وہ بے اختیار کہا لگا رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم اسی محبت کا لحاظ کر لو، خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ۔ وہ بار بار اسے کہتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی تھی اور اس نے جنید کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دیکھو مائی ڈارلنگ صوفیہ، مجھے تم سے جو چاہیے تھا وہ تو مجھے مل گیا، لیکن تمہیں حاصل کرنے کا بھی ایک چانس ہے میرے پاس، بس صرف آج کی رات، اور اس کے بعد تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اور صوفیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب اسے جنید کے ناپاک عزائم کا علم ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اور آسمان اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ جنید آگے بڑھا اور اس کے سر پر لپٹا ہوا دوپٹہ کھینچ ڈالا۔ وہ بے اختیار ننگے سر ہو گئی تھی اور اس نے خود کو اپنے ہاتھ پیر لپیٹ کر چھپانا چاہا تھا۔ صوفیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنید کی محبت تو پہلے دن سے ہی جھوٹی تھی، اس میں کھوٹ تھا اور اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، اور صوفیہ نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔
उसे जुनैद की मोहब्बत दिखाई दी थी जो कि कहीं अपना वजूद ही नहीं रखती थी। देखो, मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो, लेकिन प्लीज़ इस तरह नहीं। तुम पहले मुझसे निकाह कर लो, उसके बाद भले ही तुम मुझे छोड़ देना, लेकिन प्लीज़ निकाह के बगैर कोई रिश्ता ना जोड़ो। वो ज़ारू कतार रोते हुए उसके आगे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और रोती चली जा रही थी, लेकिन जुनैद पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो सूफिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने सूफिया को बालों से पकड़ा और धक्का देकर पलंग पर गिरा दिया। सूफिया ने बेख्तियार किसी हथियार की तलाश में नज़र दौड़ाई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। यानी उसे पहले से इल्म था कि सूफिया ऐसी कोई हरकत करेगी, इसलिए उसने पहले से ही तमाम चीज़ें वहाँ से हटा दी थी जिससे उसके ज़ख्मी होने का ख़तरा हो। अब सूफिया के पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो आखिरी वक्त तक कोशिश करना चाहती थी। उसने जुनैद से कहा था कि मैंने सारी प्रॉपर्टी, अपने सारा कैश सब तुम्हारे नाम तो कर दिया है, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम मुझसे क्यों इस तरह का बदला ले रहे हो। उसने एक आखिरी कोशिश की थी और बेतहाशा सिसकियों से रो रही थी, लेकिन जुनैद पर तो जुनून सवार था और ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके कान बंद हो चुके हों और वो कुछ सुनना ही ना चाहता हो। यहाँ तक कि उसने सूफिया को दागदार कर दिया था और वो अपनी इज्जत को हार गई थी। जुनैद ने उसकी इज्जत को दाग लगा दिया था, वो भी बग़ैर किसी शरई रिश्ते के, और ये सूफिया ने उस पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। यहाँ तक कि अपनी इज्जत ही लुटा दी थी और वो तही दामा हो गई थी और पलंग के किनारे पर टेक लगाकर बैठी हुई किसी उजड़े चमन की मानने लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा दूर पड़ा था और वो खुद किसी हारे जवारी की तरह मुसलसल फ़ज़ा में घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काजल फैलकर बह गया था और वो बिल्कुल साकित बेहिस्सो हरकत वहाँ बैठी हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अपना सब कुछ लुटाकर बस जिंदा लाश बन गया हो। उस वक्त सूफिया की मिसाल ऐसी ही थी। जुनैद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि सूफिया को मालूम हुआ था कि वो ममनू अशिया भी इस्तेमाल करता है, और उसकी इज़्ज़त को तार तार करने के बाद वो उसके ज़ेरे असर बेसुध पलंग पर पड़ा हुआ था। सूफिया को अब उससे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि सूफिया को अब अपने आप से, अपने वजूद से घिन आ रही थी, जिसने अपने माँ बाप को धोखा देकर इस घटिया इंसान पर भरोसा किया था और मुँह की खाई थी, और ऐसी गिरी थी कि फिर दोबारा कभी नहीं उठ सकी। उसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त खाक में मिलाई थी, खुद उसकी इज़्ज़त खाक में मिल गई, और जिस इज़्ज़त भरी ज़िंदगी का वो तसव्वुर जुनैद के साथ कर रही थी, उसका तसव्वुर ही धुंधला गया था, बल्कि उसका तसव्वुर ही मिट गया था। अब वो बेहिस्सो हरकत वहाँ बैठी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक जिंदा लाश वहाँ मौजूद हो और हल्के हल्के सांस ले रही हो, बाकी उसमें ज़िंदगी की कोई भी रमक मौजूद ना हो। ज़िंदगी ने ऐसा इम्तहान लिया था कि वो हार गई थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी का ये इम्तहान तो अभी शुरू हुआ है और इसकी ज़िंदगी इम्तहानों से भरी हुई है, क्योंकि उसने घर से बाहर कदम निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी और ये भूल गई थी कि घर से बाहर मौजूद तमाम मर्द एक औरत के लिए दरिंदे ही होते हैं, और उसने इसी में एक दरिंदे को अपना मोहसिन समझा था, लेकिन जल्द ही उस दरिंदे ने अपनी असलियत इसे बता दी थी और अब वो अपनी अकल पर मातम कर रही थी जिस पर पर्दे पड़ गए थे। जुनैद ने उसे एक रात के लिए इस्तेमाल किया और अब वो इसके लिए एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। उस वक्त वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और वहाँ आकर उसने सूफिया की तरफ देखा था। वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सदमे में डूबी हुई हो। मोहतरमा को सदमा तो ऐसा लगा है जैसे खुद बहुत पाक साफ थी। क्या मेरे साथ आते वक्त ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं एक मर्द हूँ
और मर्द के सर पर हर वक्त जुनून सवार रहता है। उसने सूफिया का जबड़ा अपने हाथों में लेकर नफरत से कहा। सूफिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ झटक दिया। वो अब रो रो कर भी थक चुकी थी। उसका जिंदा रहने का एहसास भी ख़त्म हो गया था। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। कम ऑन, मूव ऑन कर जाओ, घर जाओ, उनसे माफ़ी मांग लो। और हाँ, एक बात, मैं तुम्हें वो कैश और वो प्रॉपर्टी वापस नहीं करूँगा, क्योंकि उसी के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी इज़्ज़त के साथ जो कुछ मैंने किया वो 2 in 1 ऑफ़र थी, इस वजह से मैंने कबूल कर ली। यानी जुनैद की दरिंदगी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वो मज़ीद गुस्ताखी कर रहा था। सूफिया ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा और फिर थूक दिया था। ये कम अज़ कम था जो सूफिया ने उसके साथ किया था, जबकि जुनैद ने तो दरिंदगी की हर हद पार कर दी थी। लेकिन यूं सूफिया का थूकना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसी वक्त उसके सामने अपने 3 आवारा दोस्तों को फ़ोन मिलाया और कहा था कि सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा हुआ है जो अजीम के फ्लैट पर मौजूद है। बड़ा मस्त आइटम है, फ़ौरन से वहाँ पहुँचो और अपनी रात हसीन बनाओ। ये कहकर उसने फ़ोन बेड पर उछाल दिया और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। सूफिया यह सुनकर तड़प कर उछल कर उसके पास गई और उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने कभी तुमसे की थी, अपने दिल में एक बार झांक कर तो देखो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो एक अलग कहानी है, लेकिन अब तुम अपने दोस्तों को भी दावत दे रहे हो। ये जुल्म की कौन सी इंतहा है? जुनैद आलम, तुमसे अल्लाह पूछेगा। जुनैद आलम, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। वो चीख चीख कर रो रही थी और उसे रुकने का कह रही थी, और जुनैद आलम उसकी इस हालत से महजूज हो रहा था और उसे सूफिया को रोते हुए देखकर बहुत लुत्फ आ रहा था। और सूफिया का दिल चाह रहा था कि वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाए, ताकि अब जो क़यामत उस पर टूटने वाली है वो इसे देखने से पहले ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाए। लेकिन उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती थी? यहाँ तक कि जुनैद ने उसे पाँव की ठोकर मारकर खुद से दूर किया और वहाँ से चला गया था। अब सूफिया ने पूरा घर छान लिया था, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसी खिड़की नहीं थी जहाँ से वो कूद कर घर से भाग जाए। जो कोई खिड़की भी मौजूद थी उसे ताला लगा हुआ था। अब सूफिया को सही मायनों में अंदाज़ा हो गया था कि जुनैद आलम का शुरू से यही मंसूबा था कि वो सूफिया का दिमाग घुमा दे और उसे अपनी मोहब्बत में पागल कर दे, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी और पैसों तक को हड़प कर जाए। जुनैद आलम में सूफिया के सामने खुद को बहुत अमीर जाहिर करवाया था। इसी वजह से सूफिया उसकी मोहब्बत के जाल में फंस गई थी कि वो इतना अमीर है और वो क्या इसकी प्रॉपर्टी पर नज़र रखेगा। लेकिन वो गलत थी और वो झूठा था। उसने सूफिया को धोखा दिया था और इसी धोखे की वजह से सूफिया की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जुनैद को गए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और सूफिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सबका मंसूबा, सबके पास इस घर की और इस फ्लैट की अलग से चाबी मौजूद थी। वहाँ इसके 3 आवारा दोस्त मौजूद थे। उन्होंने सूफिया को देखकर बाकायदा एक दूसरे को तालियां मारी और वो दोनों सोफे पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग गए। उनमें से एक सूफिया को ऑर्डर किया कि वो जल्द अज जल्द उनके लिए चाय तैयार करे, यानी उन्होंने सूफिया को इस धंधे वाली ही समझ लिया था। सूफिया ने भी चुपचाप उनके लिए चाय बना कर रख दी। वो जहन में जमा तफरीक कर रही थी और वो देखना चाहती थी कि उन्होंने फ्लैट का दरवाज़ा बंद भी किया है या नहीं। अभी वो लोग बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि सूफिया चुपके से मेन डोर के पास आई और उनसे नज़रें बचाकर उसने जैसे ही लॉक घुमाया तो लॉक खुल गया। वो लोग डबल लॉक करना भूल गए थे और सूफिया ने भी सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर आहिस्तगी से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो बिल्डिंग से बाहर निकल आई थी
और एक सिमत दौड़ी चली जा रही थी। दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर निकल आई, यहाँ तक कि एक जंगल वीराने में बैठकर उसने गहरे गहरे सांस लिए। और जब ज़ब्त का बंधन टूट गया तो वो बेख्तियार वहाँ रो पड़ी और इस ऊंची आवाज़ में रोई कि उसकी आवाज़ इस वीराने में गूंज कर उसके पास वापस आ रही थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, यानी वो पूरी रात भागती रही थी। उसके पांव जख्मी हो गए थे और जगह जगह कांटे चुभे थे, लेकिन रूह पर जो जख्म लगे थे उन जख्मों की तकलीफ़ की वजह से वो रो रही थी। अब वो कभी भी घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर ले और हमेशा हमेशा के लिए इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करके। उसके रोने में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसके रोने में इजाफा हो रहा था। उसे इसी असना में महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो बेख्तियार डर कर उछल पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक फ़कीर खड़ा था और इसे रोता हुआ देखकर उसने सूफिया से जो कुछ कहा, उसे सुनकर सूफिया हैरान रह गई। उस फ़कीर ने सूफिया से कहा था कि तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तू रो मत बेटी। जो कुछ उसने तेरे साथ किया है वही उसके साथ अल्लाह ताला ने किया है। तू जा और जाकर उसका अंजाम देख। तेरी माँ की दुआ हर वक्त तेरे साथ है और उसने तुझे उन आवारा लोगों से भी बचाया है। सूफिया उस फ़कीर की बात सुनकर शल हो गई थी और उसका दिमाग सुन हो गया था। वो फ़कीर को जानती तक नहीं थी, वो इसके बारे में कैसे सब जानता था। इसी बात में वो गुम हो गई। यहाँ तक कि फ़कीर ने फिर से उसे याद दहानी कराई थी और वो सरपट बग़ैर कुछ सोचे समझे उस जगह वापस भाग गई थी जहाँ से वो वापस आई थी। उसके जहन में फ़कीर की आवाज़ गूंज रही थी कि तेरी माँ की दुआ ने तुझे मज़ीद बर्बाद होने से बचा लिया है। वो भागती हुई गई, यहाँ तक कि वो इसी फ्लैट के पास आ गई और वो वहाँ का मंजर देखकर वहीं गिर गई थी। वहाँ बहुत से लोग जमा थे और वहाँ 4 लोगों की लाशें पड़ी थीं जो बेहिस व हरकत मौजूद थे। उनमें से एक को तो अच्छी तरह पहचानती थी, वो कोई और नहीं बल्कि जुनैद आलम था। पुलिस मुकाबले में ये चारों दोस्त हलाक हो गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी डकैती की थी और उसके बाद फरार हो गए थे और यहाँ वीरान फ्लैट में पुलिस के हाथों लगे और उसी वक्त पुलिस ने मुकाबले में उन्हें मार दिया। जिसने इसकी इज्जत दागदार की थी, जिसने इसको कहीं का नहीं छोड़ा था, उसे अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी थी कि वो इबरत बन चुका था। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। सूफिया ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि वो बरवक्त फ्लैट से भाग गई, वरना फिर अगर वो पुलिस के हाथ आ जाती तो जो रही सही इज्जत उसके हाथ में मौजूद थी वो उससे भी गुजर जाती। चूँकि खबर पूरे शहर में फैल गई थी और जुनैद आलम की तस्वीर को उसकी माँ ने भी देखा हुआ था, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि सूफिया को धोखा हुआ है और उन्होंने सूफिया को ढूंढने की कोशिशें तेज़ कर दी थी। सूफिया उन्हें एक यतीम खाने से मिली थी जहाँ वो यतीम बच्चों की परवरिश में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुकी थी। सूफिया को ढूंढने में उन्हें पूरे 6 महीने लगे और इन 6 महीनों में सूफिया वो नहीं रही थी जो वो 6 महीने पहले थी और इस घर से निकली थी। वो उसे मनाकर घर ले आए थे और उसने इन सब के पाँव पड़कर माफ़ी मांग ली और उसके बाद उसकी बेवा पुप्पो ने आगे बढ़कर उसका रिश्ता अपने बेटे अहमद सुबहानी के लिए लिया था और यूँ उसने घर वालों के फैसले के आगे सर झुका दिया। वैसे भी वो कभी सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। ये उसके घर वालों का ज़र्फ था कि उन्होंने इसे माफ़ कर दिया था। यूँ वो अहमद सुबहानी की दुल्हन बनकर फिर से घर में रह रही थी। घर वालों ने ज़हनी तौर पर जो उसके जहन में इस पूरे वाक़े के बाद खला पै गया हो गया था, उसे दूर करने के लिए साइकेट्रिस्ट की मदद भी ली थी और यूँ वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आई। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को कभी नहीं भूल सकती थी, बल्कि वो अब जहाँ भी टीचिंग करती थी तो एक ही बात कहती थी कि कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के मर्द के अलावा तमाम मर्दों को अगर दरिंदे ना भी हों तो लड़कियों को दरिंदे ही समझना चाहिए।
کیونکہ ذرا سا بھروسہ پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اس بات کو اس نے نوجوان لڑکیوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ ان نوجوان لڑکوں کی گمراہی میں نہ آ سکیں جو بعد میں ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اور یہی اب صوفیہ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔